Hello everyone, my name is Anuj Kumar Sharma and welcome to all of you on the YouTube channel of Prince Civil Services. Guys, आज मैं आप लोगों के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक महाजनपद का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूं और यानी कि महाजनपद काल या महाजनपद पीरियड को अगेन हम लोग बात करेंगे किसके माध्यम से, क्वेश्चन एंड आंसर के माध्यम से। ओके, जैसे कि मैंने जो फर्स्ट पार्ट बनाया था, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने महाजनपद को प्रश्नोत्तर के माध्यम से देखा था। आज उसका सेकंड पार्ट है। टुडे वी विल डिस्कस सेकंड पार्ट ऑफ महाजनपद, लेकिन किसके माध्यम से, प्रश्न एंड उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। चलिए, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के बीच में अगेन एक जानकारी कि प्रिंस कॉलेज भारत का एक ऐसा कॉलेज है जो कि कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ आपको IAS, RAS और अदर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी आपको कराता है। बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। प्लस अदर जानकारी या नए अपडेट के लिए आप हमारे प्रिंस सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल या सोशल मीडिया के अन्य पार्ट पर आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप उससे जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए बच्चों, सेशन स्टार्ट करते हैं। महाजनपद काल का पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सही को सुमेलित कीजिए। पहला है वत्स कौशाम्बी राजधानी, अंग चंपा, कौशल कुशावती, अवंती उज्जैन, कूट। यानी कि ये जो प्रश्न है बच्चों, ये महाजनपद हैं और उनकी राजधानियां, यानी कि हमको ये देखना है इनमें से किस किस की राजधानी एकदम सही सुमेलित है। पहला देखते हैं वत्स, यस एकदम सही है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, अंग की राजधानी चंपा, वेरी गुड, कौशल की राजधानी कुशावती बिल्कुल सही है, और अवंती की राजधानी भी उज्जैन, यानी कि चारों के चारों एकदम सही है। यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2, 3 एंड 4। यानी कि पहला जो 1 में है वो है महाजनपद, सेकंड पार्ट उसका है राजधानी का। तो चारों एकदम सही सुमेलित है, हमारा उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न को क्रम से लगाइए। ये जो आपके सामने नंबर्स हैं, ये बेसिकली महाजनपद काल की प्रशासनिक इकाइयां हैं, इनको क्रम से लगाना है, बढ़ते क्रम में। तो पहला है ग्राम, दूसरा है खारवटिक, तीसरा है द्रोणमुख, चौथा है मतम। कूट ए 1 2 3 4, 2 1 3 4, 3 2 1 4, डी 4 3 2 1। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर महाजनपद काल की बात करें तो सबसे जो छोटा इकाई होता था प्रशासनिक वो होता था परिवार, परिवार से बड़ा होता था ग्राम, ग्राम से बड़ा होता था आपका खारवटिक, खारवटिक से बड़ा होता था द्रोणमुख, और द्रोणमुख से भी सबसे बड़ा होता था मतंब। यानी कि ग्राम खारवटिक लगभग 200 ग्राम के समूह को कहा जाता था, द्रोणमुख लगभग 400 ग्राम के समूह को कहा जाता था, मतंब लगभग 10,000 ग्रामों के समूह को कहा जाता था। यानी कि अगर उस ग्राफ को हम देखते हैं तो हमारा उत्तर क्या होगा, पहले नंबर पे ग्राम आएगा, दूसरे पे खारवटिक, तीसरे पे द्रोणमुख, चौथे पे मतंब। यानी कि 1 2 3 4 कोई चीज नहीं है, अगेन हमारा उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। ओके, पर ध्यान रखिएगा ये बढ़ते क्रम में। अगर एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि घटते क्रम में बताइए, तो सबसे पहले हो जाएगा मतंब, उसके बाद द्रोणमुख, खारवटिक और ग्राम। क्लियर? यानी कि जब आप एग्जाम दो तो इस तरीके का ह्यूमन एरर आप मत कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न को क्रम से लगाइए। यानी कि ये जो वंश हैं, किसके वंश हैं, ये मगध के वंश हैं। मगध महाजनपद के ऊपर जिन वंशों के द्वारा शासन किया गया था उन वंशों को हम बताएंगे। सबसे पहले कौन सा वंश था, उसके बाद कौन सा वंश है। चलिए देखते हैं। तो पहले नंबर पे है नंद वंश, दूसरा है हर्यंक वंश, तीसरा है शिशुनाग वंश, चौथा है मौर्य कूट। यानी कि सही कूट का प्रयोग करना है। तो बच्चों देखिएगा, सबसे पहले किसने शासन किया था,
सबसे पहले हर्यंग वंश के द्वारा शासन किया गया था मगध पे। हर्यंग वंश के बाद शासन किया है आपका शिशुनाग वंश ने, और शिशुनाग के बाद शासन किया है नंद वंश ने, और नंद वंश को हटा करके मौर्य वंश के द्वारा शासन किया गया था मगध के ऊपर। यानी कि आप देखते हैं हर्यंग वंश फर्स्ट नंबर, शिशुनाग वंश सेकंड नंबर, नंद वंश थर्ड नंबर, मौर्य वंश फोर्थ। यानी कि हमारा प्रश्न उत्तर हो जाएगा 2 3 1 4, यानी कि 2 1 3 4, 2 3 1 4, यस सी आंसर। हमारा उत्तर हो जाएगा सीधा लिखेगा। मगध साम्राज्य का सबसे पहला वंश हर्यंग वंश माना जाता है। लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा है, कुछ पुस्तक है, कुछ पुस्तकों में ये कहा गया है कि पुराणों में मगध वंश का सबसे पहला वंश माना जाता है बृहद्रथ, लेकिन इससे भी पुराणों में माना गया है। बाकी बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ की बात करें तो उसमें सबसे पहला वंश हर्यंग वंश माना जाता है, और हर्यंग वंश के संस्थापक का नाम था बिंबिसार। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन में ज्यादातर यही पूछा जाता है। बृहद्रथ की बात अभी तक की नहीं गई है, लेकिन कुछ पुस्तकों में पुराणों के अनुसार मगध वंश का पहला मगध वंश कौन सा, सॉरी मगध महाजनपद में पहला वंश बृहद्रथ को माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोगों को पढ़ना ही है, ऑथेंटिक बुक में ये दिया गया है, हमें इसी पे फोकस करना है। तो चलिए, तो हर्यंग वंश का संस्थापक कौन है बच्चों? उसका नाम है बिंबिसार। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हर्यंग वंश को इतिहास में पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाले उत्तराधिकारी ने अपने पिता की हत्या की, यानी कि राजा की हत्या की, फिर अपने आप को राजा घोषित किया। जैसे कि बिंबिसार की हत्या की थी अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की हत्या की थी उसके पुत्र उदयन ने। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किस महाजनपद की जानकारी पाणिनि के अष्टाध्यायी से मिलती है? कुरु, पांचाल, सूरसेन, कंबोज। 1 2 3 एंड 4 सही का चयन करें। यानी कि हमको बताना है पाणिनि का अष्टाध्यायी। ये जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, ध्यान रखिएगा, भारत के व्याकरण का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है? भारत के प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है पाणिनि का अष्टाध्यायी। और इसी पाणिनि के अष्टाध्यायी पे आगे चल करके महर्षि पतंजलि के द्वारा एक टीका लिखा गया था, उस टीका का नाम था महाभाष्य। ध्यान रखिएगा, अष्टाध्यायी के ऊपर ही टीका लिखी गई, किसके द्वारा? महर्षि पतंजलि के द्वारा, और उसका नाम क्या है? महाभाष्य। देखिए हमारे प्रश्न कुछ और है। प्रश्न है कि ये जो पाणिनि का जो अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, उसमें किन किन महाजनपद की जानकारी प्राप्त होती है? तो बच्चों यस, कुरु की है, पांचाल की है, सूरसेन की है, कंबोज की नहीं है। कंबोज कहां पर है? ये कंबोज उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में है, और ये कंबोज अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध माना जाता था महाजनपद। यानी कि हमारा उत्तर हो जाएगा 1 2 3, तीनों सही है, तीनों की जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि उत्तर हो जाएगा ए 1 2 एंड 3। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की जानकारी मैगस्थनीज की इंडिका से प्राप्त होती है? ए वत्स, बी सूरसेन, सी चेदी, डी कंबोज। यानी कि अगेन साहित्यिक स्रोत का प्रश्न है ये कि वो कौन सा महाजनपद है जिसकी जानकारी मैगस्थनीज की इंडिका से प्राप्त होती है। सबसे पहले समझते हैं मैगस्थनीज कौन था। ध्यान रखिएगा, मैगस्थनीज ये यूनानी शासक सेल्यूकस का एक राजदूत था, सेल्यूकस का राजदूत था। और ये किसके दरबार में आया था? ये मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ओके, और इस मैगस्थनीज ने भारत के बारे में जो विवरण दिया है, चाहे वो राजनीतिक विवरण हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे धार्मिक हो, उसने किसमें दिया है? उसकी उस पुस्तक का नाम है इंडिका। और इसी इंडिका में उसने एकमात्र महाजनपद की चर्चा की है, और वो है सूरसेन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बी। मैगस्थनीज ने अपनी इंडिका में सूरसेन का विवरण दिया है, सूरसेन के बारे में बताता है। क्लियर?
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सही को सुमेलित कीजिए, यानी कि अगेन महाजनपद और उसकी राजधानी आपको सही सुमेलित करना है। अस्मक, प्रतिष्ठान, गांधार, तक्षशिला, कंबोज, हाटक, मगध, गिरिब्रज। चलिए यहाँ ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी आरएस के द्वारा या अदर एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं इस चैप्टर, खासकर महाजनपद के चैप्टर से। सबसे पहले देखते हैं अस्मक, यस एकदम सही है प्रतिष्ठान, और ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद माना जाता है। बाकी के 15 महाजनपद उत्तर भारत में स्थित थे। गांधार की राजधानी तक्षशिला एकदम ठीक है, और तक्षशिला का जो विश्वविद्यालय उस काल का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय माना जाता है, और इसी तक्षशिला के विश्वविद्यालय में आचार्य चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा शिक्षा प्राप्त की गई थी, वहां पर वो आचार्य भी थे। कंबोज, हाटक एकदम सही है, मैंने आपको बताया भी था कंबोज अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध माना जाता था, यानी कि उत्तर भारत के जो अन्य महाजनपद हैं वो कंबोज के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाहते थे। किसके लिए? घोड़ों के लिए। क्यों? क्योंकि घोड़े उस काल के यातायात के लिए सबसे प्रसिद्ध, प्लस युद्ध में इनका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता था। चौथा मगध, गिरिब्रज एकदम सही है। गिरिब्रज को राजगृह भी कहा जाता है, गिरिब्रज को राजगीर भी कहा जाता है, और ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान था। किससे? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक स्थान था। और गिरिब्रज को किसके द्वारा राजधानी बनाया गया था? गिरिब्रज को मगध की सबसे पहली राजधानी बिंबिसार के द्वारा बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा A 1 2 3 4, यानी कि सभी के सभी सुमेलित हैं, कोई भी गलत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन कौन महात्मा बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं? यानी कि जो आपके सामने जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति क्या महात्मा बुद्ध के काल में थे, इसकी जानकारी हमको चाहिए इस प्रश्न से। सबसे पहले है नर्तकी आम्रपाली, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रप्रद्योत। सही कूट का प्रयोग करें। अब देखिए, मैंने आपसे कल जो लास्ट सेशन था मेरा पार्ट 2, मैंने उसमें आपसे कहा भी था कि महाजनपद से इस प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं कि बुद्ध कालीन कौन कौन से शासक हैं, या महात्मा बुद्ध के कौन कौन से समकालीन व्यक्ति या राजा माने जाते हैं। प्रश्न आपके सामने आ चुका है, यूपीएससी आरएस में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले देखते हैं नर्तकी आम्रपाली, यस एकदम सही है। वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली, जो कि उस काल की सबसे प्रसिद्ध और सबसे सुंदर नर्तकी मानी जाती थी, और इस नर्तकी आम्रपाली को महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया था। आप ये भी कह सकते हैं कि आम्रपाली को महात्मा बुद्ध ने अपनी शिष्या बनाया था, यानी कि वो इसकी समकालीन है। यस, बिंबिसार ये भी सही है। बिंबिसार को महात्मा बुद्ध का मित्र माना जाता है। तीसरा अजातशत्रु भी सही है। अजातशत्रु इसलिए सही है क्यों? क्योंकि इतिहास में यह बताया गया है कि अजातशत्रु के शासन काल में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और मृत्यु के उपरांत ही अजातशत्रु ने राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। थर्ड भी सही है। फोर्थ चंद्रप्रद्योत ये भी सही है। क्यों? क्योंकि अब इसको कैसे कंपेयर करना है, इसको कैसे कंपेयर कीजिएगा? जो अवंती का शासक है चंद्रप्रद्योत, ये जो अवंती के शासक है चंद्रप्रद्योत, ये बेसिकली किसके पहले शत्रु थे? बिंबिसार के। लेकिन बिंबिसार ने बाद में इनके साथ मित्रता स्थापित की। अब जब बिंबिसार के समकालीन कौन है? महात्मा बुद्ध। और बिंबिसार के समकालीन कौन है? अवंती का शासक चंद्रप्रद्योत। तो ऑटोमेटिकली अवंती का शासक चंद्रप्रद्योत महात्मा बुद्ध का समकालीन माना जाएगा। एक प्रसिद्ध शासक और है, उसका नाम याद रखिएगा, वो है कौशल का शासक प्रसेनजित। ये भी महात्मा बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं, यानी कि चारों के चारों व्यक्ति सही हैं और ये महात्मा बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, 1 2 3 एंड 4।
ओके, और इनको भी याद रखिएगा, प्रसेनजित को कौशल के शासक हैं ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किनके गणराज्य में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी? यानी कि मैंने आपको महाजनपद काल की स्टार्टिंग में बताया था कि महाजनपद काल में दो प्रकार के राज्य दिखाई देते हैं। एक दिखता है राजतंत्र, जहां पर एक शासक के, एक राजा के द्वारा शासन चलाया जाता है, और राजतंत्र का एक अर्थ और भी होता है कि यहां पर राजा की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र बनता है। दूसरा था गणतंत्र, यानी कि एक ऐसा राज्य जहां पर कुछ गणों या संघों के द्वारा शासन चलाया जाता था। ठीक है, अब वही एक गणतंत्र है। इनमें से कौन सा एक गणराज्य या गणतंत्र है जहां पर महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज से पहले इसको अलग अलग पूछा जाता था, लेकिन मैंने इसको कंबाइंड किया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन में क्या क्या है? वैशाली है, मल्ल है, वज्जी है, शाक्य है। लेकिन हमारा उत्तर क्या है? हमारा उत्तर है मल्ल। मल्लों के दो गणराज्य थे। दो जगह के मल्ल प्रसिद्ध माने जाते हैं। एक माने जाते हैं पावा के मल्ल, एक माने जाते हैं पावा के मल्ल, एक माने जाते हैं कुशीनारा के मल्ल। कहाँ के माने? कुशीनारा के। अब देखिएगा, एक चीज तो ध्यान रखिएगा कि दोनों की मृत्यु, ये दोनों जो बौद्ध धर्म जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वास्तविक, दोनों की मृत्यु मल्ल गणराज्य में हुई है। लेकिन कहाँ के मल्ल? ये जो पावा के मल्ल है, इनके स्थान पर महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की उम्र में। जब ये 72 ईयर्स के थे तब इनकी मृत्यु हुई थी पावा के मल्ल में, यानी कि पावा में मृत्यु हुई थी। लेकिन पावा में किसका गणराज्य था? मल्लों का। वहीं कुशीनारा के मल्ल में, कुशीनारा में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और महात्मा बुद्ध की इस मृत्यु को इतिहास में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। यानी कि मल्ल प्रसिद्ध है। मल्ल याद रखिएगा, पावा के मल्ल यानी कि महावीर स्वामी की मृत्यु निर्वाण, और कुशीनारा के मल्ल यानी कि महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण यानी कि महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु की प्राप्ति हुई है। क्लियर? तो हमारा उत्तर हो जाएगा मल्ल। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक ने वत्स को मगध में मिलाया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, महापद्मनंद। ध्यान रखिएगा, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में, उद्भव में, साम्राज्यवाद की नीतियों में इन सभी शासकों का योगदान है। सबसे पहले बिंबिसार, एकदम सही। अजातशत्रु, ये भी सही है। लेकिन वत्स को मिलाने वाला जो व्यक्ति था, उस व्यक्ति का, शासक का नाम है शिशुनाग, और शिशुनाग को शिशुनाग वंश का संस्थापक भी माना जाता है। इन्होंने हर्यंग वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या की और स्वयं को मगध का शासक घोषित किया, और इन्होंने कुछ समय के लिए राजगृह को हटाकर वैशाली को अपनी अस्थायी राजधानी भी बनाया था। क्लियर? चलिए अगला, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? शिशुनाग। जैसे अजातशत्रु की बात करें तो इन्होंने अवंती को भी पराजित किया, इन्होंने वज्जी को भी पराजित किया। क्लियर? बिंबिसार ने भी। महापद्म नंद का तो सबसे बड़ा साम्राज्य माना ही जाता है नंदों में, यानी कि, और इन्होंने कलिंग तक को पराजित किया था, और इनको महापद्म नंद को परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर है शिशुनाग। अगला प्रश्न, निम्न में से किस महाजनपद को कौटिल्य यानी कि आचार्य चाणक्य ने वार्ता शत्रपजोवी की संज्ञा दी है? ए काशी, बी कौशल, सी कम्बोज, डी मगध। अब देखिएगा, कौटिल्य ने वार्ता शस्त्रपजोवी की संज्ञा किस महाजनपद को दी है? तो पहले समझते हैं वार्ता शस्त्रपजोवी है क्या। कौटिल्य का कहना था वार्ता शस्त्रपजोवी उस महाजनपद के लोगों को कहा जाता है जो लोग व्यापार भी करते हैं, जो लोग
कृषि भी करते हैं, जो लोग जरूरत पड़ने पर युद्ध में शस्त्र भी धारण कर लेते हैं, ऐसे लोगों को वार्ता शस्त्रपोजोवी कहा जाता है। और ये संज्ञा दी है उन्होंने कम्बोजों को। कम्बोज के लोगों को आचार्य कौटिल्य ने वार्ता शस्त्रपोजोवी की संज्ञा दी है, यानी कि उनके अनुसार ये ऐसे व्यक्ति थे, व्यापार में भी बहुत अच्छे थे, कृषि भी करते थे, और जब जरूरत पड़ती थी तो युद्ध में शस्त्र भी धारण करते थे। क्लियर? चलिए, ये था हमारे आज के प्रश्न बच्चों। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड हैं, उनको भी इसका फायदा मिल सके। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। अगले सीरीज में आपसे फिर मुलाकात होगी जल्दी।